नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे भविष्य की संभावनाएं। मानव पूंजी निर्माण हमारा जो चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक है। भविष्य की संभावनाएं मतलब मानव पूंजी निर्माण क्या है? एक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कौशल सभी को प्रदान किया जाए। तो इसको लेकर भविष्य की क्या संभावना है, भविष्य में इसको लेकर क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए या क्या क्या कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो लिखा है यहाँ कि सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना ही है। भविष्य की संभावना में बताया गया कि संभावना तो बहुत सारे काम होने की है, लेकिन जो हो गए हैं उस काम को लेकर बताया जा रहा है कि अभी और काम करने की संभावना है। अभी तक जो काम किए हैं उन काम को लेकर अभी भी यही बोला जा रहा है कि अभी तक भी सभी के लिए शिक्षा एक सपना ही है। और हम देखते हैं आज गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन दी है, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा है, हर एक व्यक्ति के पास तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। जो ज़्यादातर देखें तो गाँव में हम शिक्षा का अभाव देख सकते हैं। फिर है, यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, वयस्क और युवा साक्षरता दर में तो सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। मतलब आज भी शिक्षित की तुलना में अशिक्षित व्यक्ति ज्यादा है। तो आप ही सोचो, अगर अशिक्षित ज्यादा होंगे तो कैसे देश का विकास होगा, जबकि देश के विकास के लिए मानव पूंजी निर्माण का होना जरूरी है। मानव पूंजी निर्माण का मतलब होता है मानव को मानव संसाधन में बदल देना, और मानव संसाधन का मतलब होता है एक मानव को, एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, कौशल, सूचना, इन सब के माध्यम से परिपूर्ण करना। फिर लिखा है, भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब 100% साक्षरता हो गई होती। मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 1950 से लेकर आज हम 2024 की बात करते हैं, कितने साल हो गए। अगर उस समय में जो प्रावधान रखा गया था कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और बोला गया था कि अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा जाएगा, अगर ये सब होता तो आज हमारे देश में अशिक्षा जो है उससे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति होते, अशिक्षित की तुलना में शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा होते। फिर हम देखेंगे कुछ बातों को लेकर पूंजी निर्माण की संभावनाएं। जैसे बताया गया है लिंग समता पहले से बेहतर, मतलब महिला और पुरुष इन दोनों में जो भेदभाव था वो अब समान हो गया है। अब महिला पुरुष दोनों को समान शिक्षित किया जा रहा है और दोनों ही काम कर रहे हैं। तो लिखा है, अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है, जो लिंग समता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं, जैसे शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार, और साथ ही स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। एक शिक्षित नारी अपने परिवार को शिक्षित करती है, वह अपनी संतान को शिक्षा देती है। तो शिक्षा की शुरुआत घर से ही होती है। अगर घर में शिक्षा है तो गांव में शिक्षा होगी, गांव में शिक्षा होगी तो देश में शिक्षा होगी, क्योंकि हमारी देश की उन्नति का रास्ता गांव ही है। और गांव में रहने वाले जो लोग हैं अगर वो शिक्षित हो गए तो हमारा देश प्रगति कर सकता है, क्योंकि देश की प्रगति का केंद्र बिंदु गांव को माना जाता है। फिर आगे लिखा, अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के अपने प्रयासों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। शिथिलता मतलब अब किसी प्रकार की कमी नहीं आने देनी चाहिए। अभी हमें 100% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलों को पार करनी है। वयस्क शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें प्राप्त करनी है, मतलब कि उच्चतर शिक्षा में आज कुछ बाधाएं हैं। बाधाएं तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने तो आपके लिए सभी प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। आईआईटी करने के लिए आप गरीब का बेटा आईआईटी कर रहा है तो किस बेस पे कर रहा है? गवर्नमेंट करवा रही है। बस गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटी होती है, मतलब कि उनकी कुछ शर्तें होती है। जैसे आपको एग्जाम देना होता है, उस एग्जाम को आप क्लियर कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं जहाँ कम फीस में आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई के लिए तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर है। तो अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई नहीं कर सकता तो उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ रूल्स है, उन्हें आप फॉलो करके और अपना भविष्य बना सकते हो। फिर आगे लिखा, उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। अब उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी किस कारण से जानते हैं।
भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। उच्चतर शिक्षा तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जो बात मैंने अभी आपको बोली कि उच्चतर शिक्षा मतलब कि विद्यालय, विश्वविद्यालय तक बहुत ही कम, कॉलेजों तक बहुत ही कम बच्चे पहुंच पा रहे हैं। उसका कारण है कहीं ना कहीं पैसों की कमी, तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की कमी। पैसों की कमी तो सबसे बड़ी बात हो गई कि प्राथमिक शिक्षा है गवर्नमेंट ने मुफ्त कर दी है ना, वो फ्री में आपको दी जा रही है, और उच्चतर शिक्षा भी आपके लिए फ्री है। बस आपको उनके कुछ नियमों का पालन करना है। जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो इसमें देश की सरकार और क्या कर सकती है। तो बोला गया उच्चतर स्तर तक नहीं पहुंच पाते, कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हमारे देश में क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतर है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किया हो युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 19% थी। 11-12 के आंकड़े बताते हैं कि गांवों में युवा शिक्षित के बीच 19% बेरोजगारी है। उनके शहरी समकक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी थी। गाँव में 19 है तो शहर में 16 है, जबकि युवा देश का भविष्य है। युवाओं के हाथों में देश का भविष्य। तो जब आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की भी कि जो भी शिक्षा के लिए आपको सुविधाएं दी जा रही है, उनका समय रहते लाभ ले और सभी को उनके बारे में पता और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करे। फिर आगे लिखा, सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगार है, जो युवा ग्रामीण महिलाएं थी। पुरुषों का तो हमने देख लिया 16%, किसमें, शहर में, और गांव में कितना है 19%। तो महिला 30% अशिक्षित है, जबकि महिलाओं का शिक्षित होना भी जरूरी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे घर को शिक्षित करती है, अपनी संतान को शिक्षित करती है, उससे गांव का विकास होगा, और गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो अब आप पता लगा लो या आप समझ सकते हो आपकी नारी शिक्षा कितनी जरूरी है। फिर आगे लिखा, कहाँ तक पढ़े हम, हाँ, इसके विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3 से 6% ही बेरोजगार है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है। किसमें, देखो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3 से 6% ही बेरोजगार थे प्राथमिक शिक्षा में। तो बोला गया है आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट थी 2017-18 की, उसके अनुसार इस स्थिति में अभी भी सुधार अपेक्षित है। अभी भी सुधारों की अपेक्षाएं की जा रही है कि ये सुधार होने चाहिए, लेकिन उस और सरकार का ध्यान नहीं है। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए। सरकार कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है आपको, आपके लिए बस आपको एक एग्जाम क्रैक करना होता है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप देती है। और इसके अंदर बहुत से एनजीओ होते हैं जो भी आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन में आपकी हेल्प करते हैं। बस आपको सर्च करना होगा कि हमारी मंजिल का रास्ता कहाँ से होकर जा रहा है। कोई घर बैठे आपको कहने नहीं आएगा कि ले चल मेरे साथ चल और पढ़ ले, आपको खुद अपनी मंजिल तय करनी होगी। फिर आगे लिखा, ताकि वहां पढ़ रहे छात्र रोजगार एवं कौशल प्राप्त कर सके, शिक्षा संस्थानों में सुधार होगा। तो जब कम पढ़े लिखे लोगों से तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है। मतलब अशिक्षित लोग भी बेरोजगार है और शिक्षित लोग भी बेरोजगार है। तो बोला गया है कि जब कम पढ़े लिखों से तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों का भी एक बहुत बड़ा भाग बेरोजगार पाया गया है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण अभी हमने इतने सारे पॉइंट से जाना ही है कि व्यक्ति उच्चतर शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा। उच्चतर शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वह कैसे कोई काम करेगा? फिर तो वो अपने स्वयं का छोटा बड़ा कोई भी काम करके अपनी जीविका को चला सकता है, लेकिन उसे बड़े पैमाने पर मोटा अमाउंट चाहिए या अपनी आय को बढ़ाना है तो उसके लिए उसका परिश्रम भी बढ़ाना होगा। तो यहाँ हमारा ये मानव पूंजी निर्माण का चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर के जितने भी पार्ट हमने पढ़े हैं उसमें किसी को भी लेकर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो।